अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सलमा अजीज फ्रॉम प्रिमटेक मीडिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम अक्सर बहुत ही बेहतरीन कामयाब खवातीन को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, आप सबको उनसे मिलवाते हैं और उनके तजर्बात और उनकी कामयाबियों से आप लोगों को भी जो है हम लोग मौका देते हैं कि आप भी उनसे सीखें। तो आज इसी तरह से हमने एक और बड़ी सुपर और कहते हैं ना एनर्जेटिक लेडी को अपने प्रोग्राम में मधु किया है। हमारे साथ मौजूद है शाजिया मलिक साहिबा। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, जो कि हम बाकी उनसे बातचीत के दौरान हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली ले चलते हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं और वेलकम करते हैं। जी शाजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you for the opportunity. Yes, thank you very much for the kind introduction. वेलकम वेलकम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसी हैं आप। I'm well. यहाँ पे सर्दी बहुत पड़ रही है, लेकिन हम फिर भी कुछ ठीक रहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बस ये कोशिश जारी रहे तो इंसान जो है वो एक्टिव रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारे जिस तरह के व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में, तो मेरे ख्याल में हम स्टार्ट ले लेते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बता दीजिए कि लोग जानना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह ये सुपर लेडी जो है वो कौन है, कहाँ रहती हैं। नहीं, सुपर लेडी तो मैं नहीं हूं। मैं अपने आप को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों से मिली हूँ वो वाकई ही सुपर लेडीज थे, जिनके मैंने इंटरव्यूज किए लाइफ में, और बहुत सारे जो है डायनामिक लेडीज से मिले। लेकिन यही था कि जो फैमिली थी उसमें जो है एजुकेशन का बहुत ज्यादा जोर था। पिछले 200 साल से जो फैमिली है में हमारी जो है वो एजुकेशन के बहुत पीछे थी। और उसमें ये हुआ कि बच्चों को एनकरेज किया गया कि आप न सिर्फ यूनाइटेड इंडिया था उस वक्त, ना सिर्फ यूनाइटेड इंडिया बल्कि यूनाइटेड इंडिया से बाहर भी जाइए पढ़ने के लिए। तो आप सोचिए कि 1947 में जब पाकिस्तान बना, राइट आफ्टर दैट कोई अराउंड 1950s में कुछ मेरे मामू जो थे, एक अमेरिका पढ़ने के लिए गए, दूसरे ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए। तो इस तरह से तो एक जो एजुकेशन का जो लव था इन द फैमिली, उसमें फिर ये था कि हमारी माँ जो थी वो भी बहुत ज्यादा, शी वॉज वेरी बिग ऑन एजुकेशन। हमारे नाना जी जो थे वो खुद माशाल्लाह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। पाकिस्तान मूवमेंट में उन्होंने बहुत काम किया। बल्कि जो बहुत बड़े बड़े उस वक्त के लीडर्स थे उनके साथ उठना बैठना था उनका। और उनका भी यही ख्याल था कि बच्चों को जिस वक्त तक तालीम ना दी जाए। आप सोचिए कि उस वक्त यूनाइटेड इंडिया के वक्त में मेरे जो मामू वगैरह या मेरी खालाएं थे वो प्रेसिडेंशियल कॉन्वेंट में पढ़ते थे। तो उसी फिर जो रस्म थी एजुकेशन की, उसने फिर हम सब बच्चों को भी, फिर जो आने वाली जनरेशन थी उनको भी सोचा, क्योंकि जो फैमिली थी वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा वेल प्लेस थी। और इस तरह से तो अब एजुकेशन के रहते हुए फिर ये हुआ कि जिस वक्त हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो मेरी तो खैर बहुत ही खुशनसीबी रही। मुझे बहुत ज्यादा ये सुनने को मिलता है पाकिस्तान में कि वो औरतों के साथ बहुत हरासमेंट होता है। आई personally think that I was very lucky in that sense, for the simple fact कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी, हालांकि नेशन में, द नेशन जो अखबार है नवाए वक्त का, आपको इंग्लिश का आपको पता ही होगा उसके बारे में, उसमें कोई 500 लोग थे नेशन में और नवाए वक्त में मिला के। और हम 3 लड़कियां रहते थे उस वक्त वहां पे। तो कोई भी कभी भी किसी लड़के ने, कभी किसी मर्द ने, कोई भी मैंने नहीं देखा कभी कोई ज्यादती की होए, बदतमीजी की होए। बट दैट इज द थिंग कि जिस वक्त आप जब पब्लिक लाइफ में निकलते हैं, तो अगर आप खुद बहुत ज्यादा लटके झटके मत करें, तो फिर मर्द आपके साथ फिर कुछ एडवांटेज नहीं लेता है। लेकिन मे बी आई जस्ट गॉट लकी ऑल्सो कि जो मेरे साथ क्राउड था वो लोग भी बहुत ज्यादा डिसेंट थे। और इस तरह से तो मैंने तो जिस वक्त मास्टर्स किया था पाकिस्तान में, तभी मैं प्रोफेसर खालिद महमूद होते थे द नेशन के एडिटर। तो मैं उनके पास आई। मेरे वालिद साहब तो चाहते थे कि मैं बैंकर बनूं, और मैंने सिटी बैंक को ज्वाइन भी किया था कुछ अरसे के लिए। बट देन मैं उनके पास गई, मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो मैंने कहा मैं आई वांट टू राइट इन द न्यूज़पेपर। तो उन्होंने कहा आपका तो कुछ ऐसा कुछ फॉर्मल है नहीं बैकग्राउंड लिखने का। तो मैंने कहा आप मुझे चांस दीजिए। तो उन्होंने जब मेरे एक दो पीसेस देखे, कोई एक दो टॉपिक्स दिए थे, तो कहने लगे हाँ, तुम्हें जर्नलिज्म नहीं आता है लेकिन तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो हम तुमको थोड़ा चांस देंगे लिखने का। तो अभी तुम ऐसा करो, मेरे फोटोग्राफर को लिया करो और मैं तुमको कुछ असाइनमेंट्स पे भेजूंगा, तो तुम कुछ फ्रीलांस काम करो। तो फिर मैंने उनके लिए कुछ फ्रीलांस काम किया, और वो बहुत सख्त थे हमारे उस्ताद जो थे।
अभी तो मुझे पता नहीं है कि आपके मुल्क में जर्नलिज्म कैसा हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, आप सोचिए कि एक दफा आसमा जहांगीर आ रहे थे वहां पे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम F8 की अदालत में जाओ और बिल्कुल तुमने पीछे जाके बैठना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। तुम ऐसा मत समझना कि तुम बहुत बड़े जर्नलिस्ट बन गई हो तो तुम फ्रंट सीट में बैठोगी, नहीं, तो यू यू विल स्टैंड राइट एट द एंड ऑफ द दिस हॉल, और फिर तुम वहां पे ऑब्जर्व करो, स्टोरी लिखो। तो मैंने जब वो स्टोरी उनके लिए लिखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा जर्नलिज्म समझ में आ रहा है। एंड देन आई ज्वाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिटी बैंक, लेकिन देन आई लेफ्ट इट, और फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि नहीं, मुझे तो जर्नलिज्म ही करना है, मैं इसी में जाना चाहती हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को कहा कि मैंने सुना है कि ये फील्ड इतना कुछ अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए, तो तुम इसको समझाओ कि जिस दिन इसका मैंने कोई स्कैंडल सुना उस दिन से ये घर में बैठेगी। तो हाँ मेरी उस माँ वक्त। मेरे पास आई। हाँ, तो मेरी माँ मेरे पास आई जी, तो उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारा आजादी चाहिए कि तुमको जो है घर में बैठना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा आजादी चाहिए, मुझे नहीं करना है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड देन आई गॉट वेरी लकी कि हमारे जो नेबर थे वो एक और बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थे पाकिस्तान के, ABS जाफरी, बहुत बड़े वो जो थे जर्नलिस्ट थे। ये सारे जो इनिशियल न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान में जो थे उनके वो एडिटर रहे हुए थे, तो उन्होंने फिर मुझे बहुत गाइड किया और एक चीज मुझे समझाई उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर जर्नलिज्म करना है तो बिल्कुल बेबाक तरीके से करना है, डरना नहीं है आपने, तो वरना मगर इस फील्ड में फिर आप मत आना। तो मैंने वही सीखा, और फिर इसी तरह जब मैं मिडिल ईस्ट में गई तो मेरी वही फिर जो ट्रेनिंग थी, बेबाकी थी, वो काम आई। और उससे पहले, मिडिल ईस्ट जाने से पहले, मैंने मुशर्रफ साहब की जो कैबिनेट थे उसके इंटरव्यूज लिए थे, और मेरी एक बुक लॉन्च हुई थी जिसमें कि मोइनुद्दीन हैदर साहब और इमरान खान साहब भी उसके अंदर आए थे। और जो हैं और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे उसके अंदर, इफ्तिखार आरिफ साहब थे मेरी बुक लॉन्च पे। और जो थे हमारे ISI के हेड थे जनरल हमीद गुल साहब, वो भी थे। सो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस मेरा जो बुक लॉन्च था। बट देन आई वेंट टू मिडल ईस्ट, और आई मीन आई एम नॉट रियली रिग्रेटिंग, लेकिन वहां पे भी सीखने का मुझे मौका मिला, बिकॉज आई joined some very big titles there। गल्फ न्यूज का आपने नाम सुना होगा, गल्फ न्यूज में मैंने किया, और उसके बाद फिर जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन, फिर मैंने उसके अंदर काम किया। एंड देन दुबई जो गवर्नमेंट था उसका एक ऑफिशियल फैशन मैगजीन था, ऑन वोग। तो इसलिए वो डिफरेंट जगहों पे काम करने से क्या हुआ, गल्फ न्यूज में बहुत सारे हेड्स ऑफ द स्टेट और जो बॉलीवुड के स्टार्स थे उनके साथ मुलाकात रहती थी। अच्छा। जिस वक्त मैं फोर्ब्स में गई तो फिर हेड्स ऑफ द स्टेट जो थे वो उनके साथ, और जो प्रिंस थे, जो रॉयल्टी थी मिडल ईस्ट की, उसके साथ बहुत ज्यादा फिर था। और फिर जैसे कि वो फैशन मैगजीन जो था ऑन वोग, उसमें जब काम किया तो फिर ये फ्रांस के और इंग्लैंड के और न्यूयॉर्क के जो ये सारे बड़े फैशन डिजाइनर्स आते थे, फिर उनके साथ जो था फिर सारा बातचीत रही। तो आई मीन आई हैव अ वेरी डाइवर्स वो उसके लिए जो मेरा मेरा जो है, यानी कि कुछ आप देखते होंगे पाकिस्तान में कि जो पॉलिटिकल कर रहे हैं प्रोग्राम्स, दे आर ओनली टॉकिंग टू पॉलिटिशियंस, जो कि प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो फैशन कर रहे हैं वो। तो आई हैव डन ऑल ऑफ दिस। I have done sports and fashion and film and entertainment and politics and everything. So I mean it's an interesting journey. अभी आप ये बताए जा रही हैं और हम ये सुन के इतना ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, और माशाल्लाह वाकई कामयाबी के लिए इतना कॉन्फिडेंस होना तो बनता है। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आप जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी बताइए कि इस सारी जर्नी में कभी ना कभी कोई लम्हा ऐसा आया जब आपने सोचा कि हिम्मत कम पड़ रही है या मैं छोड़ दूं इस फील्ड को, और अगर कभी ऐसा हुआ तो कैसे खुद को दोबारा मोटिवेट किया, कैसे मजीद आगे बढ़ी? अच्छा, ऐसे होता है कि लोग जो होते हैं ना, उनका आप जितना जब एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप जब उनके ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा इंटिमिडेशन हो जाता है। अच्छा, मैंने सारी जिंदगी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। जब मैं पाकिस्तान में भी थी तो मैं जैसे नेशन को तो मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं लिखती थी उससे पहले भी, पाकिस्तान ऑब्जर्वर के लिए भी कुछ अर्सा मैंने काम किया था। और फिर मेरे बड़े अच्छे वो दोस्त बन गए थे, फ्रंटियर पोस्ट में जफरुल्लाह होते थे,
तो मैं फ्रंटियर पोस्ट के लिए भी लिखती थी। तो जफरुल्लाह वाज एन अमेजिंग यू नो ब्यूरो चीफ इन इन इस्लामाबाद। तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा, तो ये तो सब लोग बहुत प्रोफेशनल थे। फिर मैं जब मिडिल ईस्ट में गई तो गल्फ न्यूज एंड फोर्ब्स के लिए जब काम किया, और ऑन वोक के लिए, वो भी बहुत एनलाइटन्ड लोग थे। तो आप सोचिए कि जैसे फोर्ब्स में कभी कोई, क्योंकि मैं कॉपी एडिटिंग भी करती थी तो और खुद भी मैं लिखती थी, तो कभी 10 दफा भी आर्टिकल के ऊपर एतराज लिख के, क्योंकि हमारे सारे आर्टिकल्स अमेरिका जाते थे, वहां से अप्रूवल आती थी, उसके बगैर छप नहीं सकते थे यूएई के अंदर जो फोर्ब्स अरेबिया था उसमें। तो अगर 10 दफा भी उन्होंने कहा कि ये चीज तुम्हारा जो है पूरा नहीं है, ठीक से नहीं है, तो कभी उसमें नेस्टीनेस जो होता था उसका एलिमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि फोर्ब्स में किस तरह के लोग, सारे हार्वर्ड ग्रेजुएट्स एंड हाईली एजुकेटेड पीपल ये काम करते हैं। हाँ, कनाडा में मुझे बहुत फिर मुश्किल हुई जिस वक्त मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आई। यहाँ पे हर बंदे ने बस कैमरा उठाया हुआ है और हर बंदा बस जर्नलिस्ट बना है, तो कोई फॉर्मल एक ट्रेनिंग नहीं है लोगों की। तो जब आप उनको इतना कुछ सीख के आते हैं और आप उनको बताते हैं कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं चलता है अब जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे नहीं आगे चीजें चलते हैं, तो वो मेरी तरफ बड़े हैरत से देखते हैं और मुझे कहते हैं, अच्छा जी, हुण तुसी सानू दसोगे किस तरह करना है। मैंने कहा, या आई विल टेल यू, बिकॉज फॉर द सिंपल फैक्ट कि मैं, मेरा कुछ उसमें नेस्टीनेस नहीं है, कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। तो मेरा जिंदगी में कभी, कनाडा आने से पहले तो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे। यहाँ पे बहुत सारा जो एक डायस्पोरा है, दे आर वेरी अनप्रोफेशनल, और लेकिन क्योंकि पैसे कमा लिए हैं तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तो इन्होंने बना लिए हैं, लेकिन वो जो एक मीडिया हाउस का जो एक वो होता है, फाउंडेशन होता है, और ये जो प्रिंसिपल्स होता है या जो वैल्यूज होता है, वो ये लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन ये मेरी अपनी खुद की भी चॉइस है। क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ पे आई थी तो लोगों ने मुझे बोला था कि कनाडा में तो जी आप वो नहीं कर सकते हैं जो आप आज तक करते आए हैं। यानी कि यहाँ पे तो, जैसे अब मैंने इंटरव्यूज भी लिए थे डाउनटाउन टोरंटो में जिस वक्त मैं गई थी, तो वहां पे डॉक्टर्स हैं बेचारे जो सारे टैक्सियां चला रहे हैं। तो मुझे सबने कहा था जी, जब मैं आई थी तो उन्होंने कहा जी कि अपने मतलब का जॉब नहीं मिलता है यहाँ पे। तो मैं 6 महीने घर पे ही बैठी रही थी, और क्योंकि मैं बहुत फोकस थी, मैंने कहा नहीं, मुझे जर्नलिज्म ही करना है। और ये मार्केट बहुत ही छोटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मैं जब जाती थी ये बड़े न्यूज़पेपर्स में, टोरंटो स्टार वगैरह में, जब मैं इधर उधर और जाती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि आई हैव कम विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो कहते थे, मैडम हम तो खुद ही ले ऑफ्स कर रहे हैं, तो अभी आपको कैसा जॉब देंगे, तो फिर जब ये एथनिक मीडिया जो था रह गया था जिसमें मैं जाती थी, तो उसमें लोग बहुत अनप्रोफेशनल, अभी भी आज भी वो मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट, एंड सो आई जस्ट पुट माई हेड डाउन एंड आई डू माई रिसर्च। एंड मैं अभी भी 8 घंटे पढ़ती हूँ दुनिया सारी के जो मीडिया हाउसेज एंड न्यूज़पेपर। बल्कि मेरे मियाँ साहब की बड़ी लड़ाई रहती है मेरे साथ। वो मुझे बोलते हैं कि तुम लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और तुमने सब्सक्रिप्शन इतने लिए हुए हैं जो हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छे रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, यू नीड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे बहुत मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कनाडा में। बट आई मीन, अभी क्या करेंगे, अगर इधर रहना है तो फिर इन सब चीज़ों के साथ डील करना ही पड़ेगा। तो ऐसे। बिल्कुल। और नो डाउट कि आपकी जर्नी जो है वो एक तो इंस्पायरिंग भी है, लेकिन हाँ, आपको अपने लेवल का जो टफ टाइम देखना पड़ रहा है वो भी काफी मुश्किल है। और उसके बावजूद आपने खुद को इतना जो है वो कंबाइन रखा हुआ है, इतना कमिटेड रखा हुआ है, तो दैट इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस तरह आपने कहा ना कि ये तो पाकिस्तान में भी होता है कि अगर कोई जरा सी टैलेंटेड खातून जो है किसी पोजीशन पे अप्लाई कर लेती हैं या आ जाती हैं, तो मर्द हजरात तो डेफिनेटली इनसिक्योर होते ही हैं, खवातीन भी अगर उनसे सीनियर पोजीशन पे भी बैठी हैं या कोलीग्स हैं, वो इनसिक्योर हो जाती हैं, वो टैलेंट की कदर नहीं करती, वो उसकी एफर्ट्स को नहीं देखती, बल्कि वो किसी ना किसी तरह उसकी लेग पुलिंग में लग जाते हैं। किसी तरह कोशिश की जाती है कि बस इसको गिरा दें, ये कहीं इनसिक्योर ना कर दे हमारी जॉब्स को। तो ऐसी सिचुएशन में आपने तो बड़ी मुश्किल हालात को देखते हुए भी खुद को वहां पे स्टैंड अप पोजीशन में रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगी इन खवातीन के लिए जो खसूसन पाकिस्तान में इस किस्म की सिचुएशंस को देख रही हैं, कैसे वो अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रख सकती हैं?
अच्छा, एक तो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ कि जो नालायक आदमी होता है ना, हमेशा ये खतरे उसको रहते हैं। आप सोचिए कि मैं जब भी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई हूँ तो मैं हमेशा अपने जेहन में रखती थी, जैसे कि गल्फ न्यूज में सारे हिंदू थे वहां पे, सारे द इंडियन क्राउड वाज देयर, और उसके अंदर एक पाकिस्तानी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो मैं तो अपनी जेब में अपना जो रेजिग्नेशन लेटर था वो लेके मैं फिरती थी कि जिस दिन मेरे को बोलेंगे कि भाई मैडम अभी आपका जरूरत नहीं है, आप जाओ, तो मैं उनको दूंगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वन डे। और मैं जो अपने आर्टिकल्स लिख रही थी, चीजें कर रही थी, तो उसके अंदर एक दफा वहां पे गल्फ न्यूज में हमारे एडिटर थे, फ्रांसिस मैथ्यूज उनका नाम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा ये तुमने कहाँ से लिया है ये न्यूज? तो मैंने कहा ये मेरे सोर्सेज हैं यूएस में, के जो एम्बेसी है यहाँ पे दुबई में, तो उसके साथ मैंने किया है। नहीं नहीं, हम तो ये नहीं छाप सकते हैं, तुमको मालूम है ये क्या है, ये है वो है। तो मैंने कहा कि सर मैं तो अपना स्टोरी करना चाहती हूँ, और मैंने तो दे दिया है वहां पे मिडिल ईस्ट एडिटर को, तो वो ये छापेंगे। तो ठीक, वो मुझे बड़े रूडली उसने कहा, तो दैट्स द डोर देन। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, या मैंने कहा एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो मैंने अपने डेस्क पे गई, मैंने अपना रेजिग्नेशन लिखा, और मैंने ह्यूमन रिसोर्स को नीचे फोन किया। तो मैंने कहा, तो वो तो ह्यूमन रिसोर्स वाले तो परेशान हो गए कि क्यों क्यों क्या हुआ शाजिया जी, आप काहे को ऐसा आप जा रहे हो? तो मैंने कहा जी मुझे फ्रांसिस साहब ने कहा है कि दैट इज द डोर, सो आउट ऑफ दैट। तो इसका ये मतलब थोड़ी है आप अपने दिल पे क्यों ले रहे हैं, आपने इज्जत का मसला क्यों इसको बनाया? वो तो हर किसी को, तो गोरा है वो तो हर किसी को बोलता है। मैंने कहा नो, आई विल नॉट वर्क लाइक दिस। तो मैं उनके कमरे में गई तो कहने लगा, बहुत मुझे थ्रेट किया उस वक्त। हालांकि जो है उस वक्त मेरी फैमिली में काफी प्रॉब्लम ऐसा चल रहा था कि मेरे वालिद साहब वाज रियली, एंड आई वाज रियली इन अ वेरी वेरी बैड मूड। तो मैं उधर गई तो मैंने उसको रेजिग्नेशन जब दिया, तो वो लेटर एक लिख के बैठा हुआ था, तो कहने लगा कि तुम जो है ये इसके ऊपर तुम लिखो, साइन करो कि तुम्हारी नालायकी की वजह से तुमको हम निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये तो मैं साइन नहीं करूंगी। तो कहने लगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुमको तुम्हारे ड्यूज नहीं मिलेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई जस्ट वांट माय स्टफ फ्रॉम देयर एंड आई एम लीविंग। तो मैं जब नीचे गई तो ह्यूमन रिसोर्स वालों ने मुझे कहा कि जी आप आइए, आपको हम दे देते हैं पैसे। आई मीन व्हाई यू हैव टू ऐसे आपने क्यों एडिटर के साथ लड़ाई किया? मैंने कहा मैंने तो किया ही नहीं। मुझे वो एक स्टोरी नहीं रन करने दे रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा कुछ खतरनाक पॉलिटिकल एंगल भी नहीं है। एक मेरे पास सोर्स है, एक स्टोरी है, तो वो एनीवेज, तो वो तो यहाँ तो मैं उन सब लेडीज को भी ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप कॉम्पिटेंट है ना तो डरिए मत। आपने एक फिल्म देखी है आमिर खान की, थ्री इडियट्स जो है? अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर एक सेंटेंस है, आमिर खान उसमें क्या बोलता है? आमिर खान कहता है कि नौकरी के पीछे जितना भागोगे वो तुमसे और आगे भागेगी, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस के पीछे जब भागोगे तो नौकरियां तुम्हारे पीछे आएंगी। तो मैंने हमेशा यही जिंदगी में सोचा है कि आपको इतना एक्सीलेंट होना चाहिए। इसीलिए आज भी मैं 8 घंटे पढ़ाई करती हूँ। आप सोचिए, सारे इंडिया के न्यूज़पेपर्स, वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स, और ये जो मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शंस है मेरे पास। तो जिस वक्त आप खुद कॉम्पिटेंट है ना, जिस वक्त आपको पता है कि आप किसी भी फोरम पे जब बैठेंगे तो आप एक वैल्यू लेके आएंगे, जब आपके पास सारे सारे नंबर्स होंगे, आपके पास फैक्ट्स होंगे, तो फिर आपको डर नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली, माइंड मत कीजिएगा मेरी बात को, मगर आपके टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स, आपके जो बहुत बड़े भी जो कोई एंकर्स हैं, उनको भी, लेडीज में भी और दूसरे भी, उनको मैं फॉलो करती हूँ। आपके जो पॉलिटिशियंस भी आपके प्रोग्राम्स में आते हैं, जीरो अपना अपने साथ होमवर्क करके वो आते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी। पीटीवी वाले मेरे इंटरव्यूज करते थे, तो पीटीवी में एक जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले एक इंटरव्यू चल रहा था वहां पे, और उन्होंने उनसे पूछ रहे थे। अब वो एंकर क्या क्वेश्चन कर रहा है, आप सोचिए जरा कि एंकर क्या क्वेश्चन कर रहा है। एंकर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रंप की टीम के बारे में सर आप क्या बोलेंगे? अभी जो नया टीम आने वाला है ट्रंप साहब का, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वहां पे 4 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, और बड़े लायक काबल जी, फॉरेन ऑफिस एंड आपके और भी दूसरा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी, और दूसरे। एक आदमी का नाम उनको मालूम था, एंड दैट वाज एलॉन मस्क। तो जिस वक्त आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं और आपने पूछा है उनसे कि भाई मुझे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजिए आप, तो उसने ये क्वेश्चन भेजा होगा कि ट्रंप की टीम के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। एक भी किसी बंदे को ट्रंप की टीम, तो ऐसा जिस वक्त आप बैठेंगे ना, और मुझे लग रहा है कि वो जो एंकर बैठे हुए थे उनको खुद भी नहीं पता था ट्रंप का टीम का। तो ये जब इस तरह की चीजें होती हैं, और इसीलिए आप देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर
हर चीज के अंदर कितना डिक्लाइन है। क्योंकि एक तो हमने हर जगह पे गलत आदमी को बिठाया हुआ है जो वो डिजर्व भी नहीं करता है, और दूसरा हम पढ़ाई भी नहीं करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, और हम चीजों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रखते हैं। और हमारे मुल्क में एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मीडियोक्रिटी को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। किसी ने दो जुमले बस ऊंचे बोल दिए तो हम कहते हैं ओ वाह 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 साहब, कल तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, क्या कमाल आपने किया, मैं तो बहुत ही फिदा हो गया आपके। तो हम जब तक ये एक्सीलेंस के पीछे नहीं जाएंगे, अपने होमवर्क्स नहीं करेंगे, अपने अंदर कॉम्पिटेंस नहीं लाएंगे, तो उस वक्त तक जो है ये चीजें नहीं चलेंगी। और आपको हंसी आएगी शायद मेरी बात सुन के कि मेरा ये जो फिलॉसफी है ये मेरा ही नहीं है, मेरी सब कजन्स का भी है, ये शादी के अंदर भी है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे मियाँ साहब जब मिडिल ईस्ट में थे तो जिस कंपनी में थे, तो ये दुनिया सारी की जो बड़ी बड़ी जो मॉडल्स हैं, इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, सिंडी क्रॉफर्ड, एनीमान है, और ये सब लोग वहां पे आते थे। तो मुझे उनके ऑफिस से फोन एक लड़का करता था, कहता ओ भाभी जी आपको मालूम नहीं है, वो लड़कियां तो आपके मियाँ साहब के गोदी में बैठे, आप क्या कर रहे हो, आप आओ इधर देखो। तो मैं उनको हमेशा यही कहती थी कि जिस मर्द ने जाना है वो जरूर जाए, लेकिन जिसने मेरे साथ रहना है वो मेरे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जोर जबरदस्ती से जो है ना, आप अपने आप को मनवा नहीं सकते हैं कभी भी किसी चीज में, ना तो लाइफ में ना किसी और चीज में। आपने अगर आप अपने आप को मनवाना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप ट्रम्प साहब के घर में पैदा हुए हैं। तो फिर अगर आप जो हैं, आप अगर इवेंका ट्रम्प हैं, तो फिर तो आपको सारी दुनिया देखेगी जरूर, अगर आप वैसे हसीन भी हैं और आप वैसे ट्रम्प साहब की बेटी भी हैं। लेकिन अदरवाइज आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा अपने फील्ड में काम करना पड़ता जबरदस्त। अच्छा शाजिया साहिबा, जिस तरह से आपने बताया हार्डवर्क के हवाले से, अक्सर जो वर्किंग लेडीज है ना, उनका वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर भी है, बच्चे भी हैं, फैमिली पर्सनल लाइफ ज्यादा उनकी इग्नोर हो रही होती है। तो कैसे आप मैनेज करती हैं इन चीजों को कि सारी चीजें बैलेंस भी हों और बेहतरीन भी हों? तो ये मसले जो हैं अगेन हमारी पाकिस्तानी खवातीन के बहुत ज्यादा हैं। उनको लगता है कि ये बड़ी मुश्किल है। मुझे मेरे फ्रेंड्स जो हैं फोन करती हैं लाहौर से, इस्लामाबाद से, ओ हम मर गए, हम थक गए। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? ओ आज बच्चे का ग्रेजुएशन था, उसके उधर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बैठ के हम थक गए हैं। तो आप सोचिए कि हमारे जो लेडीज हैं उनको कुछ काम करने का आदत ही नहीं है। आप सोचिए हम यहाँ पे मेरा जो है दिन सुबह शुरू हो जाता है बहुत अर्ली, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, एंड फिर लेट नाइट भी वैसे तो मैंने की होती है काफी। तो हम अभी तो खैर बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, लेकिन जब छोटा था, और ये सबका यहाँ पे लाइफस्टाइल है, एवरीबडी हैज द सेम लाइफस्टाइल। लेडीज जो है पहले सुबह उठती हैं, नाश्ते बनाती हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सर्वेंट्स। हमारे पास तो वो लग्जरी है नहीं कि चार मुलाजिम हैं हमारे पास, राइट। हम यहाँ पे उठेंगे, पहले नाश्ते बनाएंगे अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, फिर बच्चों को हमको स्कूल छोड़ना है, फिर हमको अपने काम पे जाना है, फिर काम से निकल के बच्चे को स्कूल से लेना है और उसको घर छोड़ना है। अगर तो उसकी बस लगी हुई है वेल एंड गुड, नहीं है तो वो भी आपको करना है। उसके बाद आप अपने ऑफिस फिर जाएंगे, अपना काम करेंगे। फिर आपके जो पाकिस्तान में सिस्टम है उसमें यह है कि जी बच्चा या स्कूल जा रहा है या घर आ रहा है, एंड दैट्स अबाउट इट। हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, या तो वो सॉकर खेलते हैं, या बास्केटबॉल है, या कि कुछ है। तो माँ जब काम से वापस आएगी तो बच्चे को फिर वो स्पोर्ट्स पे लेके जाएगी, वहां पे उसके साथ 1.5 घंटा बैठेगी, फिर उसको घर लेकर आएगी, फिर घर में आके खाने बनाएगी। वीकेंड के ऊपर हम खाने बनाते हैं, सफाइयां करते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ हम करते हैं। और हम जो कोई इवेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, तो कुछ इवेंट्स जो रहेंगे, जैसे भी इलेक्शंस शुरू हो गए हैं यहाँ पे ऑन्टारियो जिस प्रोविंस के अंदर मैं हूँ, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो वो मैं इवेंट्स भी करती हूँ। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। हमारी जो लेडीज है ना पाकिस्तान में, उनको बस कॉफी मॉर्निंग्स चाहिए, उनको बस किसी पॉलिटिशियन के साथ शादी चाहिए ताकि बहुत उनका लाइफ जो है वो इजी रहेगा, या कि वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के चक्कर में बैठे रहते हैं कि जी वो मिल जाए, उसके साथ शादी हो जाए। नॉट दैट आई एम सेइंग इन अ बैड वे, हमारा वहां का कल्चर ही ऐसा है जस्ट टू हैव अ वेरी इजी लाइफ। तो हम जो लेडीज बाहर रहते हैं, हम लोगों का लाइफ ऐसा नहीं है। हमने अपने जो है ऑफिसेज में भी जाना है, बच्चों को भी ड्रॉप भी करना है उनके गेम्स पे, स्कूल्स में वहां से उठाना भी है, घर के भी काम करने हैं। सो वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास तो आपको तो पता है शायद कि, या नहीं पता है कि हम तो कभी यहाँ पे बीमार हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक सेइंग है कि जल्दी से दवाई खा के ठीक हो, क्योंकि बीमार औरत यहाँ पे किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो हमारे पास तो इतना भी लग्जरी नहीं है कि हम बीमार
होके लेट जाएं 4 दिन के लिए, और किसी माई को आवाज दें कि भाई तुम सारा कुछ करो, या ड्राइवर को बोले कि तुम बच्चों को देखो। हम तो खुद ही ड्राइवर भी है, माई भी है, और ऑफिस में एडिटर भी है, और सब कुछ है। तो ये हमारे ऐसे चलते हैं। तो आप हमारी लेडीज जो है ना वो बहुत बस नाजों में चूंकि पली हैं, हम भी नाजों में पले थे लेकिन अब सुधर गए हैं थोड़ा सा। शायद वो एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें खुद मैनेज करनी होती है, तो वो कहते हैं ना, कोई आसरा नहीं रहता तो बंदे में एनर्जी भी उसी तरह आ जाती है, बंदा मैनेज कर लेता है। और हम्म। यहाँ पे ये है कि यहाँ उम्मीदें लगी होती हैं कि यार चलो मेरे लिए ये कर लेगा वो कर लेगा। खसूसन आपने देखा होगा कि जब हमारी खवातीन माँ बनने के प्रोसेस से गुजरती हैं तो 40 दिन तो उनके कहीं नहीं गए बेड के अलावा। तो हम्म। वर्किंग वुमेन ऐसे नहीं करती। जो यहाँ की भी वर्किंग वुमेन है वो उड़ जाती हैं अपने काम में। एक सर्टन मेटर्निटी लीव उन्हें सर्टन टाइम के लिए मिलती है, लेकिन फिर उन्होंने बैक टू वर्क जाना ही होता है। तो वो बच्चा भी संभालती हैं, वो यहाँ पे भी घर के मामलात को देखती हैं। सबको तो मासियां अवेलेबल नहीं है, कुछ खवातीन के घर में तो रवाज ही है कि घर की औरत ही घर का काम हम्म। करेगी। या। और फिर वो बाहर भी पूरी करती है अपनी ड्यूटीज को, वापस आके उसने जो जिम्मेदारियां करनी है। सो हाँ, हमारी खवातीन मुख्तलिफ तरह की हैं और मुख्तलिफ तरह के हालात में कर रही है कोशिश अपने से। हाँ, जहां तक बात है किसी के लेजी होने की और वो इस उम्मीद पे बैठा है कि कोई मेरे लिए करे, तो फिर नाकामी उसके लिए मुंतजर है, उसको फिर बैठे रहना चाहिए। वाकई, आई एग्री विद यू। जी। और वैसे देखा जाए तो औरत जात को अल्लाह पाक ने इतना मजबूत बनाया है कि वो, अगर देखें, मैक्सिमम जितने टास्क उसको देंगे वो कर लेगी, वो मैनेज करेगी, वो कर लेगी, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है। अगर देखा जाए तो मर्द की निस्बत औरत ज्यादा मजबूत होती है। वो एक बच्चा भी पैदा करती है और उठ के फिर बाकी काम भी कर रही होती है। मर्द को आप एक सुई चुभा दे, थोड़ी देर बाद उसके दर्दों की हाय हाय आप सुन लें। तो चलता है। जी अच्छा, ये बता दीजिएगा क्विकली, वो खवातीन जो घर बैठी देख रही हैं आपको और वो भी कुछ करना चाह रही हैं अपनी लाइफ में, वो घर बैठे ऑनलाइन कोई अर्निंग का तरीका ढूंढना चाहती हैं कि जिसमें उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, तो क्या ऑप्शंस हैं ऐसे खवातीन के लिए? डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि आने वाले दिनों में आप जो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग में कमा सकेंगे। तो आपको लेकिन बहुत यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि स्कैम्स भी बहुत आगे हैं। तो कोई भी ऐसा कंपनी जिसके के ऊपर आप थोड़ा चेक्स रन कीजिए और देखिए कि अगर वो जेन्युइन कंपनी है तो आप घर में बैठे हुए, वो क्या बोलते हैं आपको, वो कुछ बोलते हैं कुछ आपको काम करने के लिए, जैसे डाटा एंट्री का काम होता है या इस तरह के कुछ काम है। कुछ आपको बोलते हैं कि जैसे आप हमारे लिए ये लेटर्स लिख दीजिए, या ये हमारे लिए प्रेस रिलीजेस लिख दीजिए, या हमारी कंपनी के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको, उनके ऊपर हमारी कोई छोटी छोटी स्निपेट्स आप डाल दीजिए। तो ये इस तरह से जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है। और फिर साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एआई जो है, ओपन एआई आपने जरूर सुना होगा। तो इसमें बहुत सारे वो आपको रिमोट वर्क देते हैं करने के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ कंपनी के बारे में मालूम है तो आप घर में बैठ के हजारों डॉलर ही कमा सकते हैं। और अभी तो मुझे मालूम नहीं है कि पेपैल आपके पास है, लेकिन अगर पेपैल नहीं भी है पाकिस्तान में तो वो आपको बोलते हैं कि आप एक अपना डिजिटल वॉलेट बनाइए, जैसे कि क्रिप्टो के अंदर या कुछ। वो क्रिप्टो के अंदर आपको वो डिजिटल वॉलेट में आपके पैसे डालते जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आप उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आपका बैंक ऑफ अमेरिका या किसी में पाकिस्तान में एक डॉलर अकाउंट भी है तो आप उसको जो यूएस डॉलर में आप उसको कन्वर्ट करके और अपने बैंक में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है दैट हैज बिकम वेरी वेरी इट इट इज द फर्स्ट टू रेकन विद नाउ। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप घर पे बैठ के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच शाजिया साहिबा। आपने बहुत अच्छी बातें भी बताई, अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर की, और आपकी बातों से यकीनन हमारी तमाम जो खवातीन घर बैठी आपको देख रही हैं उनको मोटिवेशन मिली है। और यकीनन डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो आपने मालूमात दी हैं वो इस पे रिसर्च करेंगी और स्कैम से बचते हुए अपने लिए कोई ऑनलाइन अर्निंग का कोई बेहतरीन जरिया ढूंढेगी। मुझे दीजिए इजाजत। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग आपसे जो बातचीत हमारी हुई उस पर यकीनन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।